हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DRM एजुकेशन टीवी फैमिली। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होने वाली है AKU यूनिवर्सिटी से आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो है पटना में, इसका और साथ में जितने भी BSc नर्सिंग का जो न्यू सिलेबस का होने वाला एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर कैसे लिखना है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आपको थ्योरी में 85% अंक से ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी के थ्योरी पेपर जितने भी होते हैं, प्रैक्टिकल पेपर तो कॉलेजेस में होती हैं जो कि एक्सटर्नल आते हैं और एग्जाम लेते हैं, तो वो तो वहां से आपको मिल जाती है। लेकिन थ्योरी में क्या होती है कि नंबर कम हो पाने से आपको जो है नंबर ना होने की वजह से आप CHO के लिए फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी कुछ नियम्स हैं जो 70% से अगर एबव है तो ही आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट का अगर उतना नंबर आ जाए तो उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि थ्योरी में भी अच्छा नंबर मिले तो आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि आप CHO के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। आप ही के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कुछ बच्चे जो यूनिवर्सिटी टॉप कर जा रहे हैं और आप हैं जो फेलियर रह जा रहे हैं, मिनिमम नंबर पा रहे हैं, पास तो हो जा रहे हैं, फेल भी कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं, तो पास तो कर भी रहे हैं लेकिन नंबर नहीं मिल रहा। अच्छा, तो कैसा टेक्निक है, क्या दिक्कतें हैं आप में और उनमें, जबकि आप ही के क्लास से बुक भी दोनों लोग का सेम है, सेम कॉपी, सेम टाइम, सेम टीचर्स, सेम टीचर, सेम पेपर, सेम क्वेश्चन, सेम लेवल, आप लोग मेहनत भी बराबर कर रहे हैं, लेकिन बट दिक्कतें क्या हो रही हैं जिसकी वजह से आप फेलियर हैं और वहीं आप ही के बैच में जो आपके सेम टीचर से पढ़े हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आप में कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि शुरू कैसे करें। जो टॉपर होते हैं उनके पास क्लियर हो जाती है कॉन्सेप्ट, लेकिन आप में दिक्कतें क्या होती है, बहुत सारे बच्चे का अलग अलग कंफ्यूजन है, शुरू कैसे करना है उनको वही नहीं पता है कि हमें शुरू कहां से करना है, शुरू कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। दिक्कतें क्या हो रही है, क्या दिन भर किताब लेके बैठे ना, इससे सर पढ़ लेंगे, बच्चों के क्वेश्चंस इतने सारे कि किताब लेकर दिन भर बैठते हैं, सर इससे हो जाएगी मेरी कंप्लीट, खेलना कूदना मोबाइल चलाना बंद कर दे रहे हैं सर कल से, इससे हो जाएगी कंप्लीट, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे पढ़ने से, ऐसे तरीका अपनाने से कुछ नहीं होना। क्या किताब बदल ले, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होती है, अच्छे राइटर का किताब ले लेते हैं, सर जो हमने पिछले बार किताब पढ़ी थी वो अच्छे राइटर का नहीं था इस बार, तो वो तैयारी करने का मेथड सही नहीं है। कल सुबह से भगवान का पूजा करके शुरू करते हैं, कौन सा चैप्टर से शुरू करें, बच्चों का कंफ्यूजन, चैप्टर भी नहीं पता। रीजन है कि सिलेबस न पता होने से भी कभी कभी होती है कौन सा चैप्टर मोर इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, क्योंकि अब समय ज्यादा बच नहीं गया है, तो मिनिमम समय में कैसे सबसे ज्यादा तैयारी करना है इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज से और अभी से आप लोगों को पढ़ाई करना शुरू कर देना है, और साथ में समझ लीजिए कि बेसिक चीजें जितने भी हैं, जो टीचर्स और आम जो जितने भी एपिडेमिक पेंडेमिक डिजीज के बारे में आप देख रहे हैं, जो अभी जैसे कोविड के बारे में आप लोग BSc नर्सिंग वाले में जो न्यू बैच, उसमें कोविड, HIV और हेपेटाइटिस और जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये 4 टॉपिक को न्यूली ऐड किया गया है। ये रिसेंटली कोविड-19 के बारे में इस बार मोस्टली है कि पूछेगा ही पूछेगा। कोविड-19 में जितना आप लोगों ने देखा उसके बारे में सोशियोलॉजी में ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को, कोविड-19 का प्रिवेंशन, कॉज, सिम्टम्स, ये बहुत ज्यादा, डायग्नोसिस, ये 4 चीजें आपको पूछने का सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेसिक चीजें जितने भी हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजें जो उसको सब कंप्लीट करिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक कंप्लीट करना है, और आज से पहले जितना छूट गया है, बैकलॉग जितने भी, उस सबको आपको कंप्लीट करना है। कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले है जितने भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो ओल्ड सेशन था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, जब से ये न्यू सेशन शुरू हुआ है तब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है और साथ में सब्जेक्टिव तो पहले से भी था। अभी क्या है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी है सिर्फ 2 पेपर होने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 2 पेपर होना है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एक पेपर में ऐड करके सेक्शन A एंड सेक्शन B कर दिया है, और वही दूसरा पेपर होगा आपको सोशियोलॉजी और साइकेट्रिक, सिर्फ 2 पेपर होंगे आपको। तो सोशियोलॉजी और साइकेट्रिक उसमें भी क्या है, सेक्शन A एंड सेक्शन B करके टोटल 75 मार्क्स के पूछेंगे, जिसमें सेक्शन A में 34 मार्क्स के रहेंगे और सेक्शन B में जो होंगे वो 37 मार्क्स के होंगे। तो ये दोनों मिलाकर के आपको 75 मार्क्स होंगे, 36 और 37, ये दोनों मार्क्स मिलाकर के और आपको 75 पूरे, तो इतना ही नंबर का थियोरेटिकल एग्जाम होगा। बाकी 25 मार्क्स जो बच गए वो इंटरनल एग्जामिनेशन जो कॉलेजेस ली थी उससे जितना नंबर मिलेगा आपको जाएगा। बाकी फिर बच गए 2 ईयर का 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, तो दोनों का प्रैक्टिकल 100 नंबर का है, दोनों का प्रैक्टिकल 100 नंबर का है, जिसमें 50 ओरल और 50 वाइवा, दोनों अलग अलग हैं।
ठीक है। तो सोशियोलॉजी और साइकेट्रिक में भी है। और इंग्लिश का जो भी था पहले इंग्लिश की भी होती थी, तो वो उसको क्या किया है कि इंग्लिश को फर्स्ट सेमेस्टर में हटा करके सिर्फ बेसिक चीजों में रख दिया गया है। बेसिक मतलब जो इंटरनल एग्जामिनेशन हुए थे उसमें जो इंग्लिश पेपर हुआ था उसी का 25 अंक जो उसी में 25 अंक को इंग्लिश को ऐड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी से इंग्लिश पेपर को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको एक एक पॉइंट्स पढ़ लिए उसके अकॉर्डिंग आएंगे, जिसमें एमसीक्यू आएंगे और साथ में फिलिंग्स द ब्लैंक भी आएगा। साथ में क्या आएंगे, फिलिंग्स द ब्लैंक। जैसे कि क्वेश्चन में रहेगा, अभी समझते हैं सबसे पहले एमसीक्यू। इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में रहेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दे करके 7 क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर का 7 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में रहेंगे और कुछ फिलिंग्स द ब्लैंक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग के रहेगा आप लोगों के लिए कि 1-2 क्वेश्चन रहेंगे आपको 7 नंबर के। अब 7 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर, तो ये टोटल हो गए आपको 14 और इसमें 7। एक चीज हर हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, वो कंप्लीट आपको टच करना ही करना है, क्वेश्चन को टच करना ही करना है। कोई क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं भी आए तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीजें लिखिए, लेकिन कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, कॉपी भी और क्वेश्चंस भी। साथ में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के, उसके बाद 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के और 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर के। 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर के। टोटल्स इतने क्वेश्चंस आएंगे आपके सेमेस्टर, ये जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें सेक्शन ए में इतना रहेगा और सेक्शन बी में इतना रहेगा, तो 36 और 37 इस तरह से रहेंगे। और साथ में हम लोग देखते हैं जितने भी हैं आपके, जैसे कि ये तो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, डीओसीटी, पैरामेडिकल, इसमें इन लोगों का भी सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो इन लोगों का भी सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो उसमें भी कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जितने भी अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बीपीटी, डीपीटी, बीओसीसीटी, अभी कुछ यूनिवर्सिटी में चल भी रहे हैं पैरामेडिकल्स के एग्जाम्स। कुछ यूनिवर्सिटी जो है अभी बचे हुए हैं जिसमें एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उनमें उनका भी पैटर्न देखेंगे तो कुछ इसी तरह के होते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लोगों को हम लोग को ध्यान देना है कि जितना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जितना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए उतना ही ध्यान देते रहना है कि ऑब्जेक्टिव में साथ में चलना है हम लोगों को। तो सबसे पहले राइटिंग स्किल पर हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप जितना ज्यादा हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना, हेडिंग जितना ज्यादा हो सके और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आंसर करने हैं। और साथ में हम लोगों को डायग्राम पे ध्यान देना है और पॉइंट्स के आंसर के साथ साथ जो है हम लोग को राइटिंग स्किल पे हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा आप लोग के लिए। और दूसरा चीजें हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चंस नंबर्स नहीं लिख पाते हैं, जैसे कि आपको समझिए कि कॉपी में कुछ इस तरह से लाइन रहेगा, तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो कैसे लिखना है, पहले बड़ा देना है इस तरह से क्वेश्चंस, फिर नंबर और 1 अगर रहा शॉर्ट नोट में है तो 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, जितना रहेगा उसमें यहीं पे लिख देना है 1 का बी। और इतने बड़े लिखेंगे होता क्या है, दिक्कत है कि आप लोग क्वेश्चंस नंबर इतना छोटा लिखता है बच्चे लोग, ठीक है ना, कि वो एग्जामिनर के पास टाइम कम होते हैं क्योंकि वो तेजी से चेक भी करना होता है क्योंकि बहुत सारे कॉपी होते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि अगर क्वेश्चंस नंबर क्लियर नहीं दिखा तो नंबर आगे पेज पे जो बैठाना होता है उससे दिक्कतें होने लगती है कि पता ही नहीं चलता। एक तो और भी जान लीजिए इस बात को कि यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉपी एग्जामिनर्स होते हैं जो चेक करते हैं उनका एज ज्यादा होता है। एक तो ऐसे ही उम्र ज्यादा हो जाने से विजन का प्रॉब्लम होने लगती है, और दूसरा चीज है कि आप इतना छोटा लिखेंगे तो उससे और दिक्कतें आएंगी टीचर्स को, तो आपको टीचर्स जो है नंबर कम देंगे। इतना आसान बना दीजिए टीचर्स के लिए कि वो आपके कॉपी से खुश हो जाए और 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे, इतना आसान बना दीजिए आप लोग कॉपी लिखना, ताकि जो एग्जामिनर हो चेक करे तो आपसे खुश हो जाए। हैंडराइटिंग अच्छा से अच्छा बनाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस नंबर जहां भी शुरू करना है वो 2 लाइन में क्यों लिखिए और नंबर लेकर के इस तरह से पैटर्न बनाइए। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डील होंगे और साथ में एग्जामिनर जो होंगे उनके लिए अच्छा भी होगा। राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है, लैंग्वेज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप लोग का लैंग्वेज कैसे है। जैसे कि आपके टीचर्स आपको समझा दिए हिंदी में, आपके टीचर्स आपको हिंदी में समझा रहे हैं, तो क्या दिक्कतें होती है बच्चों को कि वो इंग्लिश में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे टीचर्स पढ़ा रहे थे तो क्लास में हिंदी में भी समझाया कुछ बात को और वही बातें एग्जाम में आ गई, पूछ रही है क्वेश्चंस, तो वो दिक्कतें क्या होती है
कि बच्चे इंग्लिश में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग को रीडिंग डालना शुरू कर दीजिए। रीडिंग जितना ज्यादा से ज्यादा डालिएगा तो उससे ज्यादा लैंग्वेज का नॉलेजेस होंगे, उसी से आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे। वर्ड का कैपेसिटी बढ़ाइए, वर्ड पावर पर ध्यान दीजिए। वर्ड का कलेक्शन जितना ज्यादा रहेगा, सेंटेंस बनाने में उतनी आसान रहेंगी। जैसे हिंदी में मेक अ सेंटेंस, हिंदी से भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आपको वर्ड पे ही निर्भर करता है। बुक रीडिंग कीजिए, साथ में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़िए। अभी जो है जितना भी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ना है। एक्स्ट्रा चीजें अब मत पढ़िए, समय एंड हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है, उसके बाद हम लोग को देखना है पढ़ने वाले दोस्त बनाए। अभी जो है कुछ समय के लिए बाकी जो अच्छे, जितने भी अच्छे दोस्त हैं या आउट ऑफ सिलेबस वाले जो दोस्त हैं, जो क्लासमेट नहीं कहीं और के बिटेज, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे जुड़िए। और सबसे ज्यादा टाइम किल अभी के बच्चों को स्टेटस पे होता है, ना कि व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे ये सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और वो रील्स देखने में, ये सब को टोटल बंद कर दीजिए कुछ एग्जाम्स तक के लिए। फिर एग्जाम बाद आप लोग फिर कंटिन्यू करने ही वाले हैं, क्योंकि उसके बिना अब वो एक बॉडी का एक पार्ट बन गया है, एक ऐसा हमारे समाज का एक अंग हो गया है कि वो उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम एग्जाम भर के लिए आप लोग उस चीज को दूर कर दीजिए। साथ में आपको एक चीज बता दें कि हम अपने अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सबसे बड़ी बात है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आपका दोस्त। सबसे बड़ा दुश्मन भी आप ही का दोस्त हो सकता है, कोई और भी नहीं। जैसे एक चीज को समझिए, इस चीज को, आपकी गर्लफ्रेंड को भी उड़ाएगा कौन, सिर्फ आपका दोस्त। दूसरा ऐसी हो ही नहीं सकती है कि कोई और आके और आपसे नजदीक से कोई खींच के ले जाए, ऐसी बात नहीं। वो जो कन्वेंसिव होते हैं वो भी आपके दोस्त ही होते हैं। तो इस चीज को जान लीजिए कि सबसे अच्छा चीजें भी आपके दोस्त हैं और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका दोस्त ही है। तो उस दोस्तों के साथ जो है जितना जो एजुकेशन से दूर करे, वो ऐसी दोस्त हैं जो आपको पढ़ाई से दूर करे, वो तो आपके लिए दुश्मन ही है। जो एजुकेशन से दूर करे, सीखने से दूर करे, आपके करियर के लिए रुकावट बने, वो तो दोस्त दुश्मन से कम नहीं है ना। सबसे बड़े दोस्त दुश्मन आपके दोस्त हैं। फेसबुक इंस्टा आप लोग ना चलाएं। आपसे अभी से तो कम से कम जब तक एग्जाम है तब तक आप कंप्लीट सिलेबस को एक सही समय पर खत्म करें। आप लोग सिलेबस आप लोग का जो बनाया गया है, अभी तो सिलेबस पहले से कम कर दिया गया क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गई है। तो क्या हो गया है, सिलेबस कम गया है। तो सिलेबस लीजिए यूनिवर्सिटी से और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। डेली टारगेट सेट कीजिए। अभी से एग्जाम का डेट जितना दिन बचा है वो टोटल चैप्टर्स का नाम पहले लिखिए और उसको डेली बाय डेली डिवाइड कर दीजिए कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में हमको कंप्लीट कर देना है। एग्जाम डेट को लिखिए और आज का डेट, दोनों के बीच में कितना दिन बचा। उसके बाद उसको क्या कीजिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देना है, उसको आपको डेली एक टारगेट फिक्स कीजिए। दूसरा, उसके बाद उसको चेकलिस्ट कीजिए कि डेली आपने कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा, उसको चेकलिस्ट कीजिए और उसको पीछे कितना छूट गया, जो डेली टारगेट सेट किए थे उसमें कितना पीछे बच गया, उसको देखिए। सेट डेली का एक शेड्यूल होता है, टारगेट होता है, वो एक अलग बनाना है आप लोग को। जैसे कि हमने डे बाय डे 5 चैप्टर का बनाया था कि आज एक दिन में 4-5 चैप्टर पढ़ जाएंगे। अब समय बच गया तो और क्या करना है हम लोग, अगर छोटी छोटी सब्जेक्ट है तो एक डे बाय डे करके हमको 5 बना लीजिए, 6 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग करना है, स्टडी कीजिए। और साथ में जो है एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आप डेली रूटीन होमवर्क का भी कर लेते हैं तो आपको कोई कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप होमवर्क से ही आप अपना वो जो टारगेट है वो फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ अगर डेली रूटीन आपका सही है तो आप अगर इतना करते हैं तो उसी से आप लोग सेल्फ स्टडी ही एनफ है आपके लिए। सेल्फ स्टडी ही एनफ है। एक ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, उसी से पढ़िए, उतना ही काफी। कॉलेजेज में जितनी पढ़ाई हो रही है और साथ में अगर सेल्फ स्टडी कर लिए उतना ही, तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको कहीं कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हम लोग का डेली अकॉर्डिंग टू। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं। सेल्फ स्टडी के भी 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो एक बार पढ़ा याद, क्लास में जितने टीचर्स बताए और उसको याद हो जाता है, तो वो एक स्टूडेंट हो गया। दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार एक ही चीजों को बार बार रखना पड़ता है, तब जाकर के उनका कंप्लीट होता है। तो जो कम जिनका मेंटल एक्टिविटी है वो 3 से 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करें। और जो पढ़ने में थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, जो सिर्फ एक ही बार पढ़ते हैं उनका कंप्लीट हो जाता है, उनके लिए भी 2 से 3 घंटे अगर वो रिवीजन करते हैं तो वो काफी है। सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके लिए काफी है। लेकिन आप तो थोड़ा सा कम चल रहा है। कुछ चीजें होती क्या है जो जिद से लेना पड़ता है, जिसके अंदर जिद नहीं है वो चीजें वो पा नहीं सकता है।
ऐसी बात नहीं कि भगवान सबको सब कुछ दे ही के भेजते हैं, कुछ इंसान के लिए छोड़ देते हैं तो उसको जबरदस्ती पाना पड़ता है, जबरदस्ती रिवीजन करना है, संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो उस चीज के लिए जिनके पास मेमोरी थोड़ा सा वीक है, जिनको लगता है कि मेरा मेमोरी कमजोर है, तो वो 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे अप्रोक्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा डेली रूटीन भी बना के आप लोगों को दिया है। देखिए ऐसे तो जनरली किसी के लिए कोई रूटीन बना नहीं सकता है, आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। हमने डेली आप लोगों के लिए, सभी इंसान के लिए 24 घंटा का ही समय है। उसमें क्या करना है, आपको 8 घंटे सोने हैं, जिसमें 2 शिफ्ट में हमने स्लीप को बांट दिया। एक 6 घंटा का स्लीप लीजिए, फिर उसके बाद स्टडी कीजिए, थोड़ा सा मेमोरी को रिलैक्स कर लिए, सिर्फ 2 घंटा के लिए फिर आप स्लीप लीजिए। उससे क्या होता है, धीरे धीरे अगर 2 इंटरवल में नींद लेते हैं तो मेमोरी सेल ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर एक ही बार सो लिए 10 घंटा और फिर दिन भर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है कि ब्रेन सेल और ज्यादा, उसका जो एनर्जी है वो डाउन होने लगता है। रिलैक्स होके काम करना है। एक स्लिप लिए, फिर थोड़ा देर पढ़े, फिर थोड़ा सा बॉडी को जैसे ही थकान हुआ वैसे फिर हम लोग 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्लिप ले लिए। तो वो स्लिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेमोराइज रखना है तो कोई भी बात होगी, ऐसी नहीं। अगर आप 8 घंटा से ज्यादा का स्लिप लेते हैं तो मेमोरी सेल भी डैमेज होने लगती है। वो भी मेमोरी, तो ऐसा नहीं कि एक दांत सोए फिर अगले दिन या 12 घंटा का नींद ले रहे हैं, तो वो गलत तरीका है। उससे क्या होगा, मेमोरी सेल और डैमेज होगा। तो आपको अगर मेमोराइज करना है तो 6 से 8 घंटे का से ज्यादा का, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 6 घंटा से 8 घंटा अगर से ज्यादा आप अगर एक बार में सोते हैं तो मेमोरी आपका और भी डिमिनिश्ड होने लगता है, मेमोरी का अपना काम जो है और कम जाता है। उससे क्या होगी, आपका धीरे धीरे दिमागी रूप से और कमजोर हो जाइएगा। तो एक फिक्स कीजिए, 6 से 8 घंटा से ज्यादा का स्लीप नहीं लेना है। फिर थकान हो थोड़ा सा का स्लीप लीजिए। उसके बाद आप लोग, कॉलेजेस का टाइम है 6 से 7 घंटा कॉलेज चलता है, तो उसमें कॉलेजेस कीजिए। कॉलेज के बाद डेली फ्रेश के लिए 1 घंटा काफी है आप लोगों के लिए। उसके बाद कोचिंग अगर कुछ लोग पकड़े हैं तो 2 से 3 घंटा कोचिंग पकड़ के रखें, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी इतना होने के बावजूद भी डेली आपको 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। कॉलेज छूट जाए वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे कोई दिक्कत। कोचिंग अगर एक दिन छूट जाए तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं छूटना चाहिए। ये एक ऐसी कड़ी है जिसके थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी के अलावा आपके पास दुनिया में कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको सक्सेस करा दे। कोई भी दुनिया के ऐसे टीचर्स भी नहीं है जो आपको सिर्फ पढ़ा के सक्सेस करा दे, ऐसी कोई भी बातें नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और कैसे वो भी आपको हमने बताया। और इस चीज को और समझते हैं, इस चीज को क्या है तरीका, क्या है रास्ता जिससे आप कर सकते हैं। सिर्फ ये 5 चीजें हैं, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, रिवीजन, प्रॉपर अप्रोच, हार्ड वर्क। ये 5 चीजें ही आपको लाइफ में सक्सेस बना सकती है, अन्यथा और कोई भी चीज नहीं। प्रॉपर अप्रोच, सही डायरेक्शन में चलना, सही डायरेक्शन। अब आपको दिल्ली जाना है और कलकत्ते वाले ट्रेन में बैठ गए, वो भी तो कहीं ना कहीं जा रहे, तो सही अप्रोच होना बहुत जरूरत है कि आपको रियल में टारगेट क्या है और किस। अब टारगेट बना लिए डॉक्टर बनने का, आप पढ़ रहे हैं मैथ, चल जा रहे हैं इस तरीके, तो कैसे होगा। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी छोड़ करके आप जो है मैथ पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो कैसे आपका टारगेट। प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, उसमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एकदम टारगेट इरादा पक्का होना चाहिए, साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, और एक हार्ड वर्क तो सबसे इंपॉर्टेंट उस सक्सेस पाने के लिए। अगर आपको इतना नंबर पाना है, 85% थ्योरी में अगर आपको पाना है, तो इतनी चीजें फॉलो करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के आप लोग इतना पाइएगा। एक पॉइंट आप रिमेंबर रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं होगा, डाइट लेना बहुत जरूरत है। फोकस ऑन डाइट, ऑन हेल्दी डाइट। जंक फूड नहीं है, जंक फूड जितने भी हैं ये नहीं जो बाहर का समोसा खा रहे हैं, ये सब दिक्कतें वाली बात है। जो बाहर वाली जो भी है चीजें हैं वो सही चीजें नहीं है। मेस का खाना रहा तो और अच्छा भी होता है, कहीं कहीं पर मेस का, कि उसमें मसाला डालते ही नहीं, बॉयल करके देता है, तो वो तो हेल्थ के लिए और अच्छा है। अगर बॉयल करके ही दे रहा है आपको, न तेल दे रहा है न मसाला दे रहा है, तो वो और अच्छा है आपके लिए, आप कंटिन्यू खाइए उसको। मेस के लिए भी है तो कोई दिक्कतें नहीं है। डाइट होना प्रॉपर जरूरत है, बैलेंस डाइट होनी जरूरत है। एक स्टूडेंट के लिए 2500 किलो कैलोरी है तो सफिशिएंट है, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए 3000 से 3500 किलो कैलोरी होना बहुत जरूरत है। और जो स्टूडेंट अगर 3000 से 3500 किलो कैलोरी सही खाना खा रहा है, वही स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। जो स्टूडेंट 2025, वो तो नॉर्मल, हम लोग ऐसे भी अगर पढ़ाई ना करें, ज्यादा मेंटल वर्क ना करें, नॉर्मल वर्क करें, फिजिकल वर्क, तो 2500 किलो कैलोरी काफी है, 2000 से 2500 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, रियल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको
लगभग 3000 से 3500 किलो कैलोरी होना बहुत जरूरत है। प्रोटीनियस डाइट लीजिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, क्योंकि रीजन है, आप एक चीज को और समझिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें बंद कर दें, तो अगर 100 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 70% तो डाइजेस्ट भी हो जाता है और अप्रॉक्स 50 to 60% ऑब्जर्व भी कर लेता है। लेकिन वही प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन अगर 100 ग्राम खा रहे हैं तो सिर्फ क्या होगा, 25% डाइजेस्ट होगा, 25 से 40% डाइजेस्ट होगा और 10 से 15% ऑब्जर्व होगा। तो अब बताइए, प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए, मेमोराइज के लिए, हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन होना बहुत जरूरत है। तो प्रोटीनियस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट खाइए, तब जाकर के मेमोरी सेल भी वर्क करेगा, तब जाके आप इंटेलिजेंट होइएगा। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से अगर शरीर फिजिक्स अगर कमजोर हो गया, फिजिकल अगर आपका कमजोर हो गया, तो भी सेल ही जब डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो मेमोराइज कहां करोगे, मेमोरी सेल ही नहीं वर्क कर रहा है तो क्या करोगे फिर पढ़ाई करके। तो वो डाइट भी होना जरूरी है। सेल्फ को रिवार्ड भी दीजिए, आपने क्या पढ़ा आप खुद भी खुश होइए। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया फिर भी दुख है, नहीं, थोड़ा हैप्पी रहना भी जरूरत है। खुद को रिवार्ड दीजिए, हमने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। साथ में दूसरे से भी रिवार्ड लीजिए, जैसे कि अपनी मम्मी को कहिए कि मम्मी हम जिस दिन पढ़ेंगे बताएंगे, थोड़ा सा शाबाशी दे देना, शाबाशी दे देंगे तो आप भी मोटिवेट हो। तो ये भी एक सेल्फ रिवार्ड भी लेना जरूरी है और करना है। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। दुनिया का कोई आदमी नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा पावर नहीं है जिससे आपको मोटिवेट कर सकता है। जब तक आप नहीं खुद को मोटिवेट कीजिएगा, दुनिया का अच्छे स्पीकर से लैंग्वेज सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं डेली, उससे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है जब तक आपके अंदर से आप अपने सेल्फ को जब तक मोटिवेट नहीं कीजिएगा, दुनिया का कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सेल्फ को मोटिवेट कीजिए। अच्छे स्पीकर का सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी मिल रहा है, अभी अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, जब तक सेल्फ नहीं कीजिएगा तो खुद से मोटिवेशन होनी चाहिए और खुद को मोटिवेट सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको कैसे चाहिए, इंटेलिजेंसी, अफेक्शन, ये सब खुद से होता है, कोई दुनिया का चीज नहीं। आप अगर बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, दुनिया में कहीं ऐसी चीजें नहीं है कि इंटेलिजेंसी कोई ला दे। दुनिया का कोई इतना ब्रिलियंट टीचर भी नहीं है जो जिसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है उसके अंदर इंटेलिजेंसी डाल दे। इंटेलिजेंसी खुद क्रिएट होती है, अफेक्शन खुद से क्रिएट होता है, लव खुद से होता है, कोई करवा नहीं सकता। कुछ चीजें जो है वो इनवॉलेंट आपको सेल्फ करना पड़ेगा, दुनिया में कोई नहीं करवा सकता आपको। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, किसी मोटिवेशन की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है आपको। सेल्फ मोटिवेट जिस दिन कर लिए उस दिन आप सक्सेस। जब तक आप दुनिया का सुनते चलिएगा तो वो अलग अलग हो गए। तो सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरत है। डेली मोटिवेट कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए और एटम बम पॉइंट्स कहने का मतलब ये है कि जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के समय एक बार देखे याद हो जाए। उसमें ये जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट को अगर हाईलाइट करके रखे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, बस मेन पॉइंट पढ़िए, याद हो गया, बना देना है। उसके बाद हम लोग को आंसर करना है तो हर हमेशा टू द पॉइंट, आपको पहले भी बताए हैं, आंसर जितना भी करना है टू द पॉइंट्स। हेडिंग बनाना बहुत जरूरत है, हेडिंग्स लिखना बहुत जरूरत है। एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी चेक करता है, वो सबसे ज्यादा हेडिंग देखता है। अंदर में क्या लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बातें रह जाती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अंदर में अगर अच्छा से याद है तो अच्छे से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी भी हो जा रही है तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, लेकिन हेडिंग सही होना चाहिए, डायग्राम सही होनी चाहिए, ठीक है। और फ्लो चार्ट जितना से ज्यादा बनाइएगा आप, उतना ज्यादा से ज्यादा आप सक्सेस कीजिएगा। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में टॉपर बनना है तो ये तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि टू द पॉइंट्स आंसर देना है, सही आंसर लिखना है, टू द पॉइंट्स डायग्राम बनाना है, हेडिंग लिखना है और फ्लो चार्ट लिखना है। ये 4 पॉइंट पर हर हमेशा ध्यान रखना है। और 5वां पॉइंट, इस चीज को अपने हलक में डाल लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जितने भी क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट लिखने हैं। जितने भी क्वेश्चन है जो नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा टच करेंगे उसको, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड है उससे लिख डालना है। इसी से आपको, अगर आप खाली छोड़ दीजिएगा तो 0 नंबर। अगर आपने गलत भी लिखा, 10 पॉइंट लिखे आपने जिसमें 8 पॉइंट गलत है, सिर्फ 2 पॉइंट सही है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 1 नंबर तो देगा, आधा नंबर तो मिलेगा। तो गलत क्यों, पॉइंट क्यों छोड़नी है? टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरत है। टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप उतना ही समय दीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 60 से 100 वर्ड काफी है। 7 नंबर का क्वेश्चन है 250 से 300 वर्ड काफी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 200 से 300 वर्ड काफी है। इतना लिखना इंपॉर्टेंट है, 2 पेज में होनी चाहिए। 1 पेज में कम से कम 2 नंबर वाली क्वेश्चन 1 पेज में होनी चाहिए। 5 नंबर वाली क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 पेज में होनी चाहिए। 2 नंबर वाली क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज में होनी चाहिए, उससे कम नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, कि 2 पेज से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, काफी है 2 पेज, उससे ज्यादा नहीं 2 नंबर में। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पेज काफी है, 4 पेज से ज्यादा भी नहीं लिखना है।
4 पेज से ज्यादा भी नहीं लिखना है आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पन्ना 3 पेज काफी है, 3-4 पेज लिखे काफी है। ऐसा नहीं कि 5 पेज 6 पेज 7 पेज लिखते रहे, जितना याद है लिखते गए, उससे और दिक्कतें हो जाएगी, आपका टाइम किल हो रहा है। और 7 नंबर वाला क्वेश्चन में 17 नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। आप भले ही 32 पेज भर दे, 17 नहीं मिल जाएगा आपको, मिलेगा तो 6 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो क्यों एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना, क्यों एक्स्ट्रा पेजेस वेस्ट करना? तो हिसाब से लिखिए, टाइम से लिखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कॉपी भरिए, उसी से आप लोग को टू द पॉइंट लिखने से ही आंसर आएंगे। विद्यार्थी पंचम लक्षण हम लोग को संस्कृत में भी पढ़ाया गया था और आज फिर से आप लोगों को पढ़ा देते हैं। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथवेच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। तो ये 5 लक्षण होना बहुत जरूरत है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट होने के लिए ये 5 लक्षण का फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी अगर कुछ लोग घर पे भी पढ़ रहे हैं, गृह त्यागी कहने का ये मतलब है कि घर का मोह माया छोड़ के आप पढ़ाई कीजिए। घर पे ही नहीं कि घर पे बैठ के नहीं पढ़ाई कर सकना। गृह त्यागी मतलब नहीं कि घर से बाहर निकल जाए चौर में जाकर बैठ के पढ़े, ये बात नहीं है कि वहां जाकर के पढ़े। घर पे पढ़िए, घर के मोह माया को त्याग दीजिए कि घर से ये है काम वो काम। नेवर एवर लॉस हो, कभी आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है। जो लोग अपना उम्मीद छोड़ दिए वही लोग अनसक्सेसफुल हैं। जो लोग उम्मीद पे रखे हैं वही। इस दुनिया में एक चीज जान लीजिए, अभी भी आपको बता दे रहे हैं, एक आपके माता पिता ही जो हैं वो निस्वार्थ आपसे प्यार करते हैं, बिना स्वार्थ के सिर्फ आपके माता पिता ही आपसे प्यार करते हैं। आज तो उनके सपने और उम्मीदों का सवाल है, क्यों नहीं पूरा करना है, आप ही को पूरा करना है। तो इस चीज को हर हमेशा ध्यान रखना है कि आपके माता पिता ही आपसे सिर्फ रियल में, उसके अलावे कोई नहीं है। जितने भी बनाए हैं वो सब अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन कभी देखिए दिक्कतें हो जाती हैं। अभी के समय में इतना ही है हम लोगों के लिए। इस चीज़ को हर हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं, बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम होने वाला है, ये पॉइंट हर हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन बड़ी लिखनी है, क्वेश्चन नंबर क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर क्लियर होना चाहिए, कॉपी भरा होना चाहिए, डायग्राम में होनी चाहिए, फ्लो चार्ट में लिखना आंसर है, हेडिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के नंबर के हिसाब से ही आंसर करनी है। उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को 10 पेज से लिखने का। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में भी 36 और 37 नंबर का जो भी क्वेश्चंस आएंगे, 37 और 38 नंबर का, तो उस पर ध्यान रखना है आपको कि सेक्शन ए में कौन सा क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इसमें कितनी जरूरत है, कितने नंबर की है, यही इंपॉर्टेंट है। इतना ले लीजिएगा, काफी है आप लिख लिए। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, इतना लिख दिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा मार्क्स। आप बाकी दिक्कतें होंगी, गेस्ट क्वेश्चन भी इसी चैनल पे हम आज नाइट में, कल मॉर्निंग में गेसेस क्वेश्चन जितने भी हैं आपको अपलोड मिल जाएंगे, और DRM www.DRM एजुकेशन टीवी पे आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं, वहां से भी आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।